डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बीए फर्स्ट ईयर अर्थात सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक है। ईयर फर्स्ट में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक सेकेंड सेमेस्टर। तो ये ईयर फर्स्ट का फर्स्ट सेमेस्टर है। आप देखिए इस पेपर का नाम है, पेपर नेम है द इंग्लिश प्रोज एंड कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल। इस पेपर का नाम है। इसमें आज हम मुल्क राज आनंद के बारे में पढ़ेंगे। यह यूनिट फर्स्ट है एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग की जो है एक इंट्रोडक्शन है और इसमें कंट्रीब्यूशन किसने किया था, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है ये है। इसमें कंट्रीब्यूशन आप श्री अरबिंदो है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, के.एस. वेंकटरमणी है, भवानी भट्टाचार्य है, आर.के. नारायणन है। इतने लोगों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज जो है मुल्क राज आनंद हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे सरोजनी नायडू, कमला मार्कंड्या एंड नयनतारा सहगल एक्सेट्रा, जिन लोगों ने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में कंट्रीब्यूशन किया था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के ग्रुप में। तो आज हम मुल्क राज आनंद के बारे में बात कर रहे हैं। मुल्क राज आनंद 1905 से लेकर के 2004 ईस्वी तक थे। आइए इनके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। मुल्क राज आनंद वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के एक फाउंडिंग, एक बुनियादी फिगर है, एक कैरेक्टर है एंड ए पॉइनियर ऑफ द सोशल कमिटी राइटिंग। और ये जो पॉइनियर अग्रदूत है ऑफ सोशल कमिटी, ये एक कमिटी के अर्थात एक जो सिस्टम है उसके ये एक अग्रदूत है। ही बिलोंग टू द फेमस ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट along with आर.के. नारायणन, राजा राव। ये देखिए जो इंडिया में 3 राइटर्स हैं, इनको ट्रायो कहा जाता है। त्रिमूर्ति का कह लीजिए इनको कि इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसमें मुल्क राज आनंद हैं, आर.के. नारायणन और राजा राव है। हु गिव इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक अलग पहचान दिया था, एक विशिष्ट पहचान दिया था। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में इन्होंने भारतीय इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक अलग पहचान दिया था। आनंद फिक्शन, मुल्क राज आनंद फिक्शन इज नोटेड फॉर इट्स डीप कंसर्न विद द अंडर प्रिविलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंडर प्रिविलेज, शोषित, अल्प अधिकार वाला, यानी कि ऐसे लोगों के बारे में जो शोषित थे और उनके पास अधिकार नहीं था। समाज के ऐसे जो है लोग जिनकी उपेक्षा की जाती थी, जिनके पास पैसे कम होते थे और जिनके पास अधिकार कम होते थे, जिनके पास अवसर कम होते थे, उन लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। आनंद फिक्शन इज नोटेड फॉर इट्स डीप कंसर्न विद द अंडर प्रिविलेज, द ऑप्रेस्ड एंड द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और किसका ऑप्रेस्ड, जो दबे कुचले लोग थे, ऑप्रेस्ड है, एंड द मार्जिनलाइज्ड, जिसको जो है मार्जिनलाइज किया गया था, अर्थात जो है उन्हें समाज से उन्हें कटा हुआ मान लीजिए, जिनको हाशिए पे डाल दिया गया था, जिनको किनारे कर दिया था, मार्जिनलाइज्ड थे। सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन माने एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा पार्ट जहां पर लोअर समाज के कुछ लोगों को अलग कर दिया गया था कि आप इधर ही रहो, आपका सोसाइटी से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। Section of the Indian society. His writing combine realism with the humanitarian values. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी जो राइटिंग जो थी ना, वो कंबाइन करती है रियलिज्म, वास्तविकता को, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी सिस्टम को। ये बताते हैं कि मानवतावादी सिस्टम क्या है, किस तरीके की चीजें हैं, उसके बारे में बताता है, वैल्यूज। और फिर उसके बाद ड्राइंग इंस्पायरेशन, और ड्रा करते हैं, खींचते हैं इंस्पायरेशन, प्रेरणा को ड्रा करते हैं फ्रॉम बोथ इंडियन ट्रेडिशंस एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। और जो है ये इंडियन ट्रेडिशन को भी के लिए भी इंस्पायरेशन देते हैं, अर्थात प्रेरणा देते हैं, और फिर उसके बाद वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और वेस्टर्न को भी ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये थे मुल्क राज आनंद का इंट्रोडक्शन। अगर हम इनके मेजर वर्क की बात करते हैं तो इनका सबसे फेमस जो है ये अनटचेबल है, ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल है ये, दैट नरेट्स अ सिंगल डे इन द लाइफ
ऑफ द बाखा, अ स्वीपर बॉय एक्सपोजिंग द इनह्यूमैनिटी ऑफ कास्ट ऑपरेशन। ये जो है ना, ये सबसे पहला, ये बाखा, ये अनटचेबल उनकी एक नावल है, और ये जो है, ये एक सबसे पहली जो है ग्राउंड ब्रेकिंग नावल है। ये एक नवीन खोज है, ये एक नया तरीका है, बहुत अभूतपूर्व तरीके से इसको व्यापक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया था। दैट नारेट्स, जो बताता है सिंगल डे, एक दिन की बात बताता है, इन द लाइफ ऑफ बाखा, बाखा के एक दिन के जीवन का वर्णन करता है। बाखा एक कैरेक्टर है अनटचेबल में, और उसे आप प्रोटोगोनिस्ट कह लीजिए, हीरो कह लीजिए, उसी की एक दिन की जिंदगी है, और उसी एक दिन की जिंदगी के बारे में वो बता रहा है इन अ लाइफ ऑफ बाखा। अ स्वीपर बॉय, जो एक स्वीपर बॉय है, अर्थात जो है वो सफाई का काम करता है, इन्हें बहुत लो कास्ट का माना जाता है, उसकी जिंदगी में एक दिन क्या होता है, और उसी को एक्सपोज करता है, एक्सपोजिंग द इनह्यूमैनिटी, और उसके साथ जो इनह्यूमैनिटी होती है, अमानवीय कृत्य जो होता है, उसी को शो करता है। ऑफ कास्ट ऑपरेशन, अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, ऑपरेशन के माने जो उसके साथ इनह्यूमैनिटी ऑफ कास्ट होता है, कास्ट के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है, जो अत्याचार होता है, जो दमन होता है, जो उत्पीड़न होता है, वो उसको इसमें बताता है। दूसरी उसकी नावल है कुली, 1936 में है, अ ट्रेजिक टेल ऑफ मुनो। मुनो की ये एक जो है ट्रेजिक टेल है। अ यंग ऑर्फन बॉय, एक नौजवान जो है यतीम लड़का है, हु सफर्स एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी एंड डेथ while वर्किंग एज अ सर्वेंट, फैक्ट्री वर्कर एंड रिक्शा पुलर। वो कई तरीके से काम करता है, और लेकिन होता क्या है, यंग ऑर्फन है, हु जो है सफर्स एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण का शिकार बनता है, जो उसका दोहन होता है, जो ये इस तरीके के लोग होते हैं, उनका दोहन बहुत होता है, उसका शोषण बहुत किया जाता है, पॉवर्टी है, गरीबी है, और डेथ वाइल वर्किंग एज ए सर्वेंट, और सर्वेंट की तरह काम करते हुए उसकी डेथ होती है, वो और किस तरह वो मर जाता है, किस तरीके से, कभी सर्वेंट बनता है, कभी फैक्ट्री वर्कर बनता है, कभी रिक्शा पुलर बनता है, रिक्शा चलाने वाला बनता है, इस तरीके से फिर उसके बाद उसका जीवन का अंत हो जाता है। उसकी एक कहानी है कुली में। नेक्स्ट है टू लीव्स एंड अ बड, टू लीव्स एंड अ बड, तो दो पत्तियां और एक कली, इसका जो ट्रांसलेट होगा हिंदी में ये है, और ये 1937 में लिखी गई थी। अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, जो कॉलोनी बन गई थी, जो ये लोग आए थे, इन लोगों ने जो शोषण किया था, ये उस पे आधारित है। ये किस चीज पे आधारित है? क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जो कॉलोनी के द्वारा, अर्थात जो लोग ये अंग्रेज लोग आए थे, उन लोगों का जो शोषण था उसके बारे में बता रहा है। फोकस ऑन द प्लिथ, और ये फोकस कर रहा है, किस पे फोकस कर रहा है? फोकस ऑफ प्लिथ ऑफ वर्कर्स ऑन ब्रिटिश ओन्ड टी प्लांटेशन। ये टी प्लांटेशन में ये जो ये है, क्या कहते हैं उसको, दुर्दशा, कहता है कि ये, सॉरी एक सेकेंड रुके, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन फोकसिंग ऑन द प्लिथ ऑफ वर्कर्स, प्लिथ के माने दुर्दशा ऑफ वर्कर ऑन ब्रिटिश ओन टी प्लांटेशन। ये टी प्लांटेशन के जो ब्रिटिश ओन जो मालिक होते थे टी प्लांटेशन के, उनके वर्कर्स पे जो दुर्दशा कर रहे हैं, उसका ये वर्णन कर रही है। टू लीव्स एंड अ बड के बारे में उसमें ये करता है कि जो वर्कर्स थे, चाय की खेती वाले जो वर्कर्स थे, और उसके जो मालिक हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो किस तरीके से इनका शोषण करते हैं, इनकी किस तरीके से ये शोषण करते हैं, और इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो उसका ये वर्णन कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट इनकी जो कहानी है द विलेज, विलेज जो है 1939 में लिखी गई थी। अक्रॉस द ब्लैक वाटर, इसे अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में लिखी गई थी। द सोर्ड एंड द सिकिल, ये जो है 1942 में लिखी गई थी। ट्राइलॉजी एक्सप्लोरिंग रूरल लाइफ, ये सारी चीजें रूरल लाइफ के बारे में बात करती हैं, वार के बारे में बात करती हैं, एंड पीजेंट स्ट्रगल, और किस चीज के बारे में बात करती हैं? पीजेंट, पीजेंट माने वो किसान जो होते हैं, जो देहात में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके संघर्षों के बारे में ये तीनों कहानियां, तीनों नॉवेल्स बात करती हैं। अगर आप
बात करते हैं अ बिग हार्ट। नेक्स्ट आती है अ बिग हार्ट, 1945 में लिखी गई थी। फोकस ऑन द ट्रेडिशनल आर्टिसंस फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक ट्रेडिशनल आर्टिसंस की बात होती है इसमें। ये जो होता है बिग हार्ट, ये एक ट्रेडिशनल आर्टिसियन है और जो सामना कर रहा है चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके सामने देखिए ये जो है कोई एक कलाकार होता है और जब वो कलाकार होता है अपनी कला से कुछ चीजों को बनाता है, कलात्मकता, और वही उसकी रोजी रोटी का, उसकी लिविंग का सोर्स होता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब मशीनें आ गई तो उसकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। तो उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और फिर उसके बाद अगली जो उसकी उनकी नावल है वो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस की है। एग्जामिन्स द डिक्लाइन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जो प्रिंसली स्टेट थे, जब उनका डिक्लाइन हो गया, जब उनका पतन हो गया, उनका समाप्त हो गया, तब उनकी क्या चीज थी वो उसके बारे में ये वर्णन किया जाता है इस नावल में। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में कि जब उनके राजाओं का राज छीन लिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उनकी क्या स्थिति उसका ये वर्णन होता है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसा कि आप में इसमें लिखा ही है कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडियन राइटर्स का इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन में ये आती है सोशल रियलिज्म। तो सोशल रियलिज्म सबसे पहले आता है। आनंद इंट्रोड्यूस द सोशल रियलिज्म इनटू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये समाज के जो है सबसे पहला इनका जो ये है कि ये मुल्क राज आनंद जो है इंट्रोड्यूस करते हैं सोशल रियलिज्म, अर्थात वास्तविकता को बात करते हैं, समाज की वास्तविकता को शो करते हैं इनटू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ये सामाजिकता के जो वास्तविक चीजें हैं उसको शो करते हैं। He dealt with harsh realities such as caste discrimination, poverty and colonial exploitation with uncompromising honesty। इसमें कई चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है एक किस चीज की, he dealt with, ये वर्णन करते हैं किसका, हार्श, जो बहुत कठोर था, जो हार्श जो था कठोर, और क्या होता है रियलिटीज, बहुत कठोर वास्तविकताओं को शो करते हैं। सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव, जातिगत भावना या जातिगत भेदभाव, पॉवर्टी, गरीबी की बात करते हैं, एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, और किसकी बात करते हैं, कॉलोनीज के जो एक्सप्लॉयटेशन थे, शोषण थे, उसको भी बात करते हैं। विद अनकम्प्रोमाइज, जो है अड़ियल ऑनेस्टी, जो मतलब जो अनकम्प्रोमाइज, कुछ ऐसे लोग थे जो चीजों पर, जो उनका जो शोषण था उससे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे, अड़ जा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उनका वर्णन कर रहे हैं इसमें। तो इसको अनकम्प्रोमाइजिंग के माने होता है शरीफ या अड़ियल। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि वैसे शरीफ आदमी जो उस दो तरीके से, एक तो ऐसा सा यार छोड़ो जाने दो हटाओ, और एक आदमी अड़ जाता है कि नहीं हम लड़ेंगे इसके खिलाफ, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इन चीजों को इसमें शो किया गया था, इन्होंने शो किया था मुल्क राज आनंद ने। आगे हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन विजन, अर्थात मानवतावादी विजन के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में हम बात करते हैं। इसमें यह आता है कि हिज नॉवेल रिफ्लेक्ट्स डीप कंपैशन फॉर द डाउन ट्रोडन एंड ही इमर्ज एज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस इन इंडियन सोसाइटी। क्या कहता है, हिज नॉवेल रिफ्लेक्टेड, उसकी नॉवेल जो रिफ्लेक्ट करती है डीप कंपैशन, डीप कंपैशन को उनकी नावल जो है वर्णन करती है, रिफ्लेक्ट करती है, प्रकाशित करती है। कंपैशन फॉर द डाउन ट्रोडन, कंपैशन ऑफ द डाउन ट्रेशन, ये कंपैशन के माने संवेदना या सहानुभूति करती है फॉर द डाउन ट्रोडन, पीड़ित या शोषित लोगों का। एंड ही इमर्ज, और वो प्रकट करते हैं, शो करते हैं एज द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, और वो प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, एक वॉइस प्रस्तुत करते हैं वॉइसलेस लोगों की, अर्थात जो लोग कुछ नहीं बोल सकते उनकी आवाज ये बनते हैं। मुल्क राज आनंद अपनी नॉवेल के थ्रू ऐसे लोगों की आवाज उठाते हैं जो आवाज नहीं उठा सके, उन लोगों की आवाज उठाते हैं इन इंडियन सोसाइटी। आगे देखिए स्टाइलिस्टिक इनोवेशन,
एक बहुत जो है शैलीगत नवाचार, इनोवेशन के माने होता है नवाचार, नई चीज का प्रयोग। आनंद ब्लेंडेड, क्या कहता है, आनंद ब्लेंडेड इंडियन इडियम्स, फ्रेजेस एंड स्पीच रिदम विद इंग्लिश। कहता है भारत, आनंद जो थे, मुल्कराज आनंद मीन्स मुल्कराज आनंद, जो ब्लेंडेड मिक्स करते हैं इंडियन इडियम्स को, भारतीय इडियम्स को, किससे, फ्रेजेस और भारतीय फ्रेजेस को, एंड स्पीच रिदम्स, और स्पीच जो रिदम है उसको करते हैं विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ, गिविंग ऑथेंटिसिटी, और उसे एक प्रामाणिकता देते हैं, उसे एक असलियत बताते हैं, टू हिज कैरेक्टर, टू हिज कैरेक्टर्स डायलॉग, अपने कैरेक्टर के डायलॉग में उसकी प्रामाणिकता देते हैं, उसको डायलॉग देते हैं। मैंने जो नावल पढ़ी है कुली और अनटचेबल जो पढ़ी है, तो उसमें अनटचेबल में वो बाखा का जो बाप है वो कहता है ओ इलीगली बी गॉटन, इलीगली बी गॉटन। तो इस तरीके के डायलॉग्स वो लेकर के आते हैं इसमें। आगे देखिए पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंगेजमेंट क्या आता है। हिज वर्क आल्सो रिफ्लेक्ट गांधीयन आइडियल्स, उनके जो वर्क्स जो है ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं गांधीयन आइडियल्स, गांधी जी के आइडियल्स को, गांधी जी के आदर्श को वो शो करते हैं, दिखाते हैं, ऑफ इक्वलिटी एंड लिबरेशन एज वेल एज द मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंसेस इन हिज क्रिटिक ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि उनके जो वर्क को रिफ्लेक्ट करते हैं, गांधी जी के आइडियल को दिखाते हैं, इक्वलिटी को दिखाते हैं, समानता को दिखाते हैं, लिबरेशन एज वेल एज मार्क्सिस्ट, ये लिबरेशन को भी दिखाते हैं, अर्थात जो है लिबर्टी को भी दिखाते हैं, स्वतंत्रता को भी दिखाते हैं, एज वेल एज मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस, मार्क्सवाद के इन्फ्लुएंस को भी शो करते हैं। देखिए मार्क्सवाद मार्क्सिस्ट कहे जाते हैं, आप इसकी ये जानिएगा तो बहुत सिस्टमेटिक है। मार्क्सवाद जो था ना वो भी ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था कि नहीं भाई सब लोगों को बराबर मान्यता मिलनी चाहिए, ये इसी को ये था फॉलोअर था कि नहीं, क्यों कुछ लोगों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं और कुछ लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कुछ लोग इतना खाना उनको मिलता है कि उनके खाना बर्बाद हो जाता है और कुछ के पास खाने ही के लिए नहीं है। तो जो है कार्ल मार्क्स जो थे वो इस बात को कहते थे कि नहीं सब लोगों के अंदर एकता आनी चाहिए, सब लोगों को समानता मिलनी चाहिए और सब लोगों का राइट है, अगर वो समाज में पैदा हुए हैं तो सब लोगों का राइट है कि उन्हें खाना मिले, उन्हें भोजन मिले, उन्हें कपड़ा मिले, उन्हें घर मिले, ये सारी चीजें थी। तो उसी को इसने कहा था कि एज ए मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंसेस, वो मार्क्सिस्ट से भी प्रभावित थे। स्वतंत्रता तो थी ही और उसके साथ मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंसेस, उसमें मार्क्सवाद के भी प्रभाव थे। इन हिज क्रिटिक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उसके जो क्रिटिसिज्म करते हैं एक्सप्लॉयटेशन पर, शोषण पर, वो एक्सप्लॉयट करते हैं, अरे सॉरी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो शोषण हो रहा है इन लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए, इन लोगों का दोहन नहीं होना चाहिए छोटे लोगों का, ये सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया था। अगर हम इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करते हैं, आनंद नावल ब्रॉट अ ग्लोबल अटेंशन, इसने ग्लोबल अटेंशन प्राप्त किया था टू इंडियन सोशल रियलिटीज, जो भारतीय सामाजिक वास्तविकता थी उस पर जो है इसने जो है पूरी दुनिया को इन्होंने का ध्यान खींचा था अपनी तरफ। पोजिशनिंग हिम एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंडियन इंग्लिश ऑथर्स। और फिर क्या क्या था, पोजीशनिंग, उन्होंने एक स्थान दिया था, क्या क्या था, उन्होंने एक स्थान दिया था, उनकी नावल ने एक अटेंशन प्राप्त किया था इंडियन सोशलिज्म का और रियलिटीज को, और पोजीशनिंग, और उसको पोजीशन दिया था किसका, हिम एज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरनेशनल अक्लेम्ड, और उसे एक अक्लेम्ड माने आदर या सम्मान या प्रशंसा प्राप्त किया था इंडियन इंग्लिश ऑथर, और इसी के थ्रू इंडियन इंग्लिश ऑथर को पूरे विश्व में सम्मान या आदर या प्रशंसा मिली थी। ये इनके बारे में थी। अगर हम मुल्कराज आनंद के थोड़ा सा हिंदी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको जान लीजिए, हिंदी है और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या चाहे जैसे भी आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा सा हिंदी में किया, लेकिन हिंदी पे डिपेंड मत होइएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि ये मैं खुद बैठ के ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, वक्त नहीं होता है, मैं इसको गूगल से ट्रांसलेट कर लेता हूं। तो इसके ट्रांसलेशन पर बहुत विश्वास मत कीजिएगा, बस एक लाइट अंडरस्टैंडिंग इससे आपको मिलेगी। चलिए
अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में मुल्कराज आनंद का कंट्रीब्यूशन क्या था, इसके बारे में देख लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा देखिए, इसमें सारी चीजों को मैंने मेंशन कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एनालाइज द मुल्कराज आनंद नॉवेल अनटचेबल एज अ सोशल डॉक्यूमेंट। इसे एक सामाजिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एनालाइज कीजिए। अनटचेबल को मैं इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, कहानी लंबी हो जाएगी। बस पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा। भले ये नावल आपके पास है नहीं, आपके कोर्स में नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिन कुली एज अ ट्रेजिक नॉवेल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। मैंने उसमें बताया था हल्का सा कि लास्ट में जो ये ट्रेजिक होती है कि वो काम करते करते वो मर जाता है, यही चीज है इसमें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में इसे प्रस्तुत किया आप तक। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी आप बीए पार्ट 1 में हैं, आपको अभी बीए पार्ट 2 पार्ट 3 में भी आपको जाना है, और आप इसी समय से मेहनत कर लीजिए ताकि आप इंग्लिश के एक अच्छे जानकार बन जाएं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, बहुत समय है। जो चीजें आपको न समझ में आ रही हो तो तुरंत उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर बात करूंगा। ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट ईयर है, अभी आप स्कूल एजुकेशन से निकल करके आए हुए हैं, ग्रेजुएशन में आप जा रहे होंगे, कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जा रहे होंगे। तो देखिए, इसको आराम से देखिए, समझिए, जहां पे परेशानी या प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर कमेंट कीजिए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।